गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रब कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो इस सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। इसके अंदर पहली न्यूज़ है गवर्नमेंट मल्स लीगल चेंजेस टू सेटल KN टैक्स इशू। तो KN टैक्स इशू मैंने आपको पहले बताया हुआ है पूरा इसके अंदर डिटेल में। इसके अंदर क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने मल्स मतलब सोच रही है कि लीगल चेंजेस लेके आए। लीगल चेंजेस मतलब जो आपका टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, रूल्स होते हैं, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लेके आए। यहाँ पे वर्ड अमेंडमेंट भी लिखा हुआ है। अमेंडमेंट लेके आए टू सेटल कि ये वाला जो इशू है इसको सेटल करने के लिए। अब ये इशू क्या है ये मैंने वैसे आपको बताया हुआ है पहले, पर उसके अंदर मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। बट अगर इसको हम कवर करते हैं तो कम से कम 20 मिनट इसमें लग जाएंगे। तो इसको मैंने अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर में नोट कर लिया पूरा। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो 7 तो कम से कम पॉइंट्स हैं और यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट की ये बातें, इनको अकेले को समझाने में टोटल आपके 10-15 मिनट लगेंगे। तो इसके अंदर मैंने सोचा कि आपको मैं या तो संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन कम न्यूज़ आती है इकोनॉमिक टाइम्स में, तो या तो संडे के दिन यानी कल इसको कवर करूँगा, या फिर आपको अगर आज टाइम बचता है तो इसके अंदर कवर करेंगे। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी के लिए इसका। और आगे चले तो इसके अंदर यही हुआ है बेसिकली। अभी के लिए आप मान लें जो भी इशू है उसको सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ये बस सोच रही है कि कुछ टैक्स के अंदर चेंजेस लेके आए। अभी कुछ भी न्यूज़ के अंदर ऐसा हुआ भी नहीं है। तो इसके अंदर समझ लिया हमने व्हाट्सएप टू वेट फॉर डाटा लॉ टू इन्फोर्स प्राइवेसी रूल। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं प्राइवेसी रूल। प्राइवेसी रूल है बेसिकली जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी होती है। ये कई बार आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में था भी, आपने सुना होगा। तो व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो भी आई थी, उसके बाद वो वापस से मतलब उसको जो अलेज किया काफ़ी लोगों ने, हाई कोर्ट ने उसको हटा दिया। अब क्या हुआ है, न्यू पॉलिसी उनकी व्हाट्सएप वालों की आने वाली है, उसके अंदर कुछ चेंजेस तो वो करेंगे, सीधी सी बात है। पर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अब वो वेट करेंगे डेटा लॉ के आने का। अब डेटा लॉ का मतलब क्या है यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। व्हाट्सएप सेज इट विल कंफर्म टू डेटा प्रोटेक्शन लॉ व्हेनेवर इट इज एनेक्टेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने बोला, व्हाट्सएप ने ये बोला है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ नाम से समझ में आ रहा है जो प्राइवेसी और जो यूजर्स का डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाएगी। तो जब भी वो इनैक्ट होगा, एक तो बनेगा पहले फिर इनैक्ट होएगा, तो जब वो इनैक्ट हो जाएगा उसके बाद जो है व्हाट्सएप अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को या न्यू आपकी कंज्यूमर पॉलिसी को लेके आएगा। तो हमने समझ लिया। इसके अंदर कंपनी से इज रोल आउट डेफर्ड आफ्टर। रोल आउट डेफर्ड मतलब किस चीज का, आपके रोल आउट का मतलब होता है निकालना, डेफर्ड का मतलब लेट कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया। किस चीज को कर दिया, यहाँ पे न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को। आफ्टर गवर्नमेंट मेड इट क्लियर प्रपोज चेंजेस इन ब्रीच ऑफ IT रूल्स 2021। तो यहाँ पे जो नए IT रूल्स आए थे इनके अंदर जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं, मतलब जो अभी हुए नहीं है चेंजेस अप्रूव, प्रपोज किए गए हैं, आपके अभी अप्रूवल के लिए गए हुए हैं। तो ऐसे जो चेंजेस हैं 2021 में जो आए हैं इस साल, तो इसकी वजह से अभी ये अपनी जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है उसको रोल आउट डेफर कर रहे हैं उसका। तो हमने समझ लिया। इसके अंदर आगे चले तो 2-3 वीक्स टाइम टू रिस्पॉन्ड टू CCI नोटिस। अब ये बोल रही है हाईकोर्ट, हमारी हाईकोर्ट बोल रही है ये चीज कि जो CCI का नोटिस है, CCI मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली एक अथॉरिटी आप मान सकते हैं जिन्होंने अभी ये जो आपके न्यू IT रूल्स थे इनके लिए जो यहाँ पे प्रपोज्ड चेंजेस लिखा है, उन प्रपोज चेंजेस को प्रपोज किया है, वो यही अथॉरिटी है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ अथॉरिटीज हैं बट अभी के लिए मान सकते हैं इसको। तो CCI का प्रोब आता है, नोटिस आता है, तो इसके अंदर यही आपका हुआ है, अलेज हुआ है, मतलब कि आप IT रूल्स के अंदर चेंजेस करो। तो इसको प्रोसेस करने के लिए कि क्या करें या ना करें, तो उसको हाई कोर्ट को टोटल 2 to 3 वीक्स का टाइम चाहिए। तो ये हाई कोर्ट ने बोला है। तो हमने इसके अंदर पूरा समझ लिया। आगे चले तो ओला ब्रिंग्स तामेसेक वार्बर्ग ऑन बोर्ड इन 500 मिलियन सेकेंडरी डील। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या हुआ है कि ओला, ये जो दो फर्म्स का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओला, आपको पता ही होगा कि क्या कंपनी है, कैब सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं। इसके अंदर आप देखें तो ये दो कंपनी आ रही हैं, ये आपको कोई लग भी नहीं होगा कंपनी है, तो एक थोड़ी सी अननोन सी कंपनी है। बट अगर मैं आपको इसका मेन बिजनेस बताऊं तो ये दोनों तामेसेक और वार्बर्ग ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म क्या होती है, वो इक्विटी के लिए इन्वेस्ट करती है कंपनीज में। मतलब वो लोन नहीं देगी कंपनी को। जैसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है X और कोई कंपनी है A, तो X A के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है अगर X को A कंपनी अच्छी लगे, पहली बात। दूसरी बात, वो डेट नहीं देगी, इसको लोन नहीं देगी कि A उसे वापस कर देगी मान लो 10 साल बाद, 20 साल बाद, ऐसा नहीं होगा। A को जितना भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर शेयर मिलेगा X को। लेट सपोज X ने इतने पैसे दिए कि उसके 10% ओनरशिप हो गई A के अंदर, तो उसको लेट सपोज उसके बाद 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो 5 रुपए उसको जो है X को देने पड़ेंगे, यहाँ से आपके प्रॉफिट रूट से X को देने पड़ेंगे 5 रुपए। तो ये बेसिकली ओनरशिप होती है कि आप एज अ ओनर उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो हमें समझ लिया इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे तामिसक और वारबर्ग दो ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करती है ये। और इसके अंदर क्या हुआ है, ओला ने 500 मिलियन यहाँ से रेज किया है। मतलब कि क्या है कि कैसे, जैसे ओला के अंदर कुछ पहले इन्वेस्टर्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ ढंग से कि वर्थ 500 मिलियन फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इन ओला। तो ये जो वारबर्ग और तामिसक है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कहाँ की कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ऑफ ओला थे, मतलब जो पहले से इन्वेस्ट कर रखा था जिन्होंने, उनसे 500 मिलियन के शेयर्स परचेज कर लिए। तो हमने समझ लिया सेकेंडरी डील का यहाँ पे हुई है बेसिकली। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वॉरबर्ग आप देखेंगे तो वॉरबर्ग आपकी प्राइवेट इक्विटी फर्म पिनकस ये बेसिकली इनका पूरा नाम है, और सिंगापुर की फर्म है ये वाली तामिसक। तो ये समझ लिया इसके अंदर। और छोटी सी बात और है, यहाँ पर टाइगर ग्लोबल मैट्रिक्स एंजल्स इन्वेस्टर्स सेल शेयर्स। तो यहाँ पे किसने सेल किए हैं शेयर, ये जो इन्होंने तो परचेज किए हैं, तो किसने सेल किए हैं, तो ये सेल किया आपके टाइगर ग्लोबल मैट्रिक्स एंजल्स, ये दो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। टाइगर ग्लोबल का तो आपने नाम सुना भी होगा, टाइगर ग्लोबल तो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। और दूसरी बात इंडिविजुअल इन्वेस्टर, कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी थे, उन्होंने भी अपने शेयर्स सेल किए हैं। और दूसरी बात देखिए तो प्रमोटर भाविश अग्रवाल हाइक्स होल्डिंग अमिड लोअर वैल्यूएशन। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये टोटल जो शेयर्स हैं वो 35 से 50% के डिस्काउंट पे अब सेल हुए हैं। किसने सेल किए हैं आपको मैंने वो बता दिया, किसको सेल किए हैं वो भी बता दिया। तो ये आपके 35 to 50% के डिस्काउंट पे सेल हुए हैं। अब क्या हुआ है कि जब इतना डिस्काउंट चल ही रहा था, यानी कि कंपनी बहुत कम पैसे पे मिल रही थी शेयर्स, तो उसमें क्या हुआ कि प्रमोटर मतलब अब जिन्होंने फाउंड की थी कंपनी, भाविश अग्रवाल, उन्होंने जो अपना शेयर टोटल बढ़ा लिया है। यहाँ पे अपना हाइक्स होल्डिंग का मतलब अपने जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ा लिया है। अमिड लोअर वैल्यूएशन का मतलब है कि जब वैल्यूएशन यानी प्राइस कम हुआ था तब उन्होंने अपने शेयर प्राइस बढ़ा लिया है। तो हमने समझ लिया पूरा इसके अंदर। आगे चले तो अर्जेंट कॉल वीआई सीक्स टू रेज अप टू 3 बिलियन फ्रॉम अपोलो ग्लोबल। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ है कि वीआई को बहुत ज्यादा डेट की रिक्वायरमेंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वीआई को मतलब वोडाफोन इंडिया है, वीआई का मतलब आपको पता होगा दोनों कंपनी मर्ज हो चुकी हैं। इसके अंदर से वीआई को पे करना है 22,500 करोड़ का डेट। ये बहुत ही बड़ी फिगर है और अप्रैल 2022 यानी पिछले साल, अब अगले साल तक मान सकते हैं, अगले साल तक इनको ये पे करना है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये 2 मिनट बाद समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली मैं आपको नाम बताता हूँ अभी के लिए, डेट, एजीआर और स्पेक्ट्रम ड्यूज। तो ये जो भी है अभी हम समझते क्या है, इसको मिला करके इनको 22,500 करोड़ पे करने हैं। अब क्या है, इन्होंने प्लान किया है 3 बिलियन रेज करने का। अपोलो ग्लोबल भी यही है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, इक्विटी के लिए इन्वेस्ट करती है कंपनीज के अंदर। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म को इन्होंने मतलब बोला है कि आप अपोलो ग्लोबल को कि आप 3 बिलियन हमें इन्वेस्ट कर दो हमारी कंपनी के अंदर, क्योंकि हमें डेट रीपे करना है वगैरह वगैरह। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि टॉक्स फोकस्ड ऑन बिजनेस वैल्यूएशन, कि मतलब ये जो इनके बीच में बात चल रही है, किसके बीच में, अपोलो ग्लोबल और आपका वीआई। तो ये वीआई और अपोलो ग्लोबल के बीच में जो बात चल रही है उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि बिजनेस वैल्यूएशन की बात हो रही है कि वीआई की वैल्यूएशन कितनी है, टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी है, फाउंडिंग टर्म्स मतलब कि क्या, मतलब अगर आप फंडिंग देते हो तो क्या हम वापस से अपना बिजनेस अच्छा कर पाएंगे कि मतलब बेकार हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यही बोल रहे हैं कि हम अच्छा से कर लेंगे इसको, बिजनेस को मैनेज अब से। स्ट्रक्चर ऑफ डील मतलब कि कितना आप प्राइवेटी के अंदर, प्राइमरी डील के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, सेकेंडरी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वो सब। तो इसके अंदर हुआ है टोटल। अब इसके अंदर देखते हैं क्या चीजें हैं। अब ये 22,500 करोड़ के डेट को समझते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज है आपका डेट आपको नाम से पता चल रहा है, लोन। किसी ने भी जिसको लोन दिए हुए, जैसे गवर्नमेंट ने लोन दिया, आपके बैंक्स ने लोन दिया, तो बैंक्स का इसमें सबसे मेजर शेयर है, तो बैंक्स ने इसको लोन दिया तो वो इनको रीपे करना है। दूसरी बात एजीआर का काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एजीआर होता है आपका एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू। तो एजीआर का मतलब होता है आपका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। इसके अंदर क्या होता है यहाँ पर कि ये आपका लाइसेंस फी के रूप में देना होता है। तो क्या होता था 1999 तक, मैं आपको ईयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि 20 साल हो गए ऑलमोस्ट इस चीज को। तो 1999 तक क्या हुआ था, यहाँ पर लाइसेंस फी देनी पड़ती थी। वो लाइसेंस फी अभी भी देनी पड़ती है, बट वो पहले क्या होता था, फिक्स्ड होती थी कि आपने लेट्स सपोज 100 रुपीज पे फिक्स कर दिया उसको। तो अगर आपकी कितनी भी सेल्स हो, आपके कितने भी लॉसेज हो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था बीच में, अगर आपके कितने भी सेल्स हो, कितने भी लॉसेज हो, कुछ भी हो रहा हो, पर आपको 100 रुपीज एज अ फिक्स्ड पेमेंट पे करनी पड़ेगी अपने जो आपके टेलीकॉम इंडस्ट्री लाइसेंस लेती हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री क्यों लाइसेंस लेगी, उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं उसके लिए आपको ब्रॉडबैंड चाहिए, मतलब सिग्नल चाहिए, जो हवा में आपकी रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं उसके लिए सिग्नल चाहिए, उसके लिए कुछ लाइसेंसेज लेने पड़ते हैं। और दूसरी चीज लेनी पड़ती है उसी सेम चीज के लिए, स्पेक्ट्रम। तो ये दो चीजें होती हैं बेसिकली। तो अभी हम लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस पे हम आ गए कि आपका पहले होता था 1999 तक आपके फिक्स्ड सिस्टम, कि आपको फिक्स्ड जितना पैसा देना है वो देना ही पड़ेगा। अब हो गया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू सिस्टम। ये आपको नाम से पता चल रहा है, रेवेन्यू नाम के अंदर आ रहा है कि मतलब आपके जितनी भी सेल्स हो रही है, जैसे आपका सेल्स हुई मान लो लेट्स सपोज 1000 रुपीज की, तो उसके ऊपर कुछ परसेंट इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। अब कितना परसेंट है वो अलग अलग कंपनी के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अभी के लिए 10%। तो 10% उन्होंने मान लो स्पेसिफाई कर दिया। अब इनको क्या है, यहाँ पे 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे।
तो ये भी आप अभी तो लग रहा होगा अमाउंट सेम है, पर मान लो इनकी 1000 से सेल बढ़ के 10,000 हो जाए, तो फिर भी आपकी जो गवर्नमेंट को तो उतनी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ी, उनको तो उतना ही लाइसेंस देना है, बट अब उन जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो 10% के हिसाब से 1000 रुपये हो गया, तो वो भी 10 टाइम्स बढ़ गया। तो ये मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि अब क्या हुआ है, 1999 के बाद AGR का सिस्टम चालू हो गया कि आपका जितना भी रेवेन्यू है उस हिसाब से आपको कुछ परसेंटेज ऑफ उसका एज अ लाइसेंस फी देना है। तो इनको समझ लिया इसके अंदर। और तीसरी बात है इसके अंदर स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था अभी। स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बैंड्स, कि आपके बैंड्स हैं, अगर जैसे यहाँ पे कंपनी का टावर है उसको यहाँ पे पूरे के अंदर जो है अपना सिग्नल स्प्रेड कराना है, तो उसको कुछ बैंड्स चाहिए कि जो आपकी जो सैटेलाइट के थ्रू आपके सिग्नल्स ट्रांसमिट हो सके। तो वो ट्रांसमिशन के लिए आपकी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, अब ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो मैं आपको इसके अंदर बेसिकली अगर आप मान लें कि आपको इसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, क्योंकि आपका जो पूरा एयर स्पेस है और जो आपके ब्रॉडबैंड है वो सब ओरिजिनली तो गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, तो गवर्नमेंट सेल करती है आपके कंपनीज को और उसके लिए आपको फिर गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है कंपनीज को। तो वो होता है स्पेक्ट्रम के ड्यूज। तो स्पेक्ट्रम के ड्यूज से आपको नाम पे पता चल रहा है ये जो स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए ड्यू हो गए हैं, पैसे देने हैं उनको VI को। तो हमने समझ लिया तीन चीजें, आपकी डेट, AGR और स्पेक्ट्रम मिला करके इनको 22,500 करोड़ पे करने। तो ये पूरा हो गया। इसके अंदर आगे चले तो यूनिकॉर्न्स सूनिकॉर्न्स फ्लाई हाई विद 65,000 हायर्स। तो यूनिकॉर्न का मतलब आपका क्या होता है कि एक ऐसा स्टार्टअप के लिए आपकी 2-3 कंडीशन होती है पहले, कि अगर मान लो कोई रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी अपना एक मान लो कोई नई कंपनी वॉच की कंपनी अगर स्टार्ट कर लेती है, तो क्या वो स्टार्टअप होगी? वो नहीं होगी स्टार्टअप। क्यों? क्योंकि पहली बात स्टार्टअप के लिए कंडीशन होती है कि वो नई जो है किसी नई प्रोडक्ट को लेके आए, इनोवेशन कुछ करे। इनोवेशन बेसिकली टर्म चलती है, इनोवेशन कुछ करे, नए प्रोडक्ट लाए, कुछ नई सर्विस लाए, ये होती है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि आपका जो फंडिंग है वो या तो आप खुद अपने आप से अरेंज करो, मतलब कोई ज्यादा फंडिंग से स्टार्ट ना हो कंपनी, थोड़ी स्मॉल फंडिंग से कंपनी स्टार्ट हो। तो स्मॉल फंडिंग से कंपनी स्टार्ट हो, फिर धीरे धीरे मतलब जैसे उसकी ग्रोथ रहे वैसे बढ़े। तो ये बेसिकली ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट ये स्टार्टअप्स की कुछ कंडीशन होती हैं, अगर ये नहीं है तो जनरली वो कंपनी स्टार्टअप नहीं कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ऐसे कुछ स्टार्टअप्स जिनकी टोटल वैल्यू का मतलब होता है किसी कंपनी की, कि अगर आपको पूरी कंपनी पूरी ऊपर से नीचे तक परचेज करनी है विद टोटल उसके असेट्स, उसकी जो भी लायबिलिटी है सब कुछ परचेज करना है, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो वो होती है उस कंपनी की टोटल वैल्यू। अब इसके अंदर क्या हुआ, यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी टोटल वैल्यू 1 बिलियन के आसपास हो गई हो, मतलब 1 बिलियन क्रॉस कर गई हो। तो ऐसा होता है यूनिकॉर्न का स्टार्टअप का मतलब। सूनिकॉर्न ये बेसिकली स्टार्टअप की दुनिया है, तो इसके अंदर नई नई टर्म चलती रहती है। सूनिकॉर्न का मतलब होता है यहाँ पर एक ऐसा स्टार्टअप जो 1 साल के अंदर कितने टाइम के अंदर, 1 साल के अंदर यूनिकॉर्न बनने का पोटेंशियल रखता हो, यानी कि एक उसके अंदर काबिलियत हो, वो एप्ट हो कि मतलब उसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन के आसपास पहुंच जाए। अभी नहीं है, जब इसको हम सूनिकॉर्न कह रहे हैं तब उसकी वैल्यूएशन नहीं है, बट ये प्रोस्पेक्टिव रखता है कि एक साल के अंदर 1 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन पहुंच जाए। तो ये होता है आपको दोनों के मतलब। ऐसी बहुत सारी टर्म्स चलती है जैसे मिनीकॉन, डेकाथॉन, ये सब चलता रहता है। इसके अंदर यूनिकॉर्न सूनिकॉन्स फ्लाई हाई विद 65,000 हायर्स। तो इन्होंने क्या यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाली बात की गई है कि एम्प्लॉय इन्होंने कितने हायर कर रखे हैं, तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने 65,000 नए एम्प्लॉयज हायर किए। तो हमने समझ लिया। इसके अंदर थोड़ा सा और समझते हैं, हंट इज ऑन का मतलब समझ रहे हैं कि नए पीपल को हायर करने के लिए हंट इज ऑन। तो यहाँ पे इंडियन यूनिकॉर्न्स एंड यूनिकॉर्न्स, मैंने आपको दोनों टर्म्स बता दी। इसके अंदर हायर्ड नियरली 65,000 इन लास्ट 15 मंथ्स। तो लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल और 3 महीने के अंदर इन्होंने जो है 65,000 नए वर्कर्स को हायर किया, नए एम्प्लॉयज को हायर किया। वर्कर्स बोलना सही नहीं रहेगा, मतलब वर्कर्स को लेबर क्लास से क्लासीफाई किया जाता है, इसलिए हम एम्प्लॉयज बोलेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। यूनिकॉर्न्स रिकॉर्डेड 17% हेड काउंट ग्रोथ, सूनिकॉर्न्स हैड 30% रिड्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड काउंट का मतलब होता है कि आपका कितने आपके कितने एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं। तो हेड काउंट का मतलब यहाँ पे यूनिकॉर्न हो गया, सॉरी हेड काउंट का मतलब आपका लेबर हो गया। तो हेड काउंट यूनिकॉर्न का मतलब आपका 17% हेड काउंट ग्रोथ बढ़ा है, कि मतलब बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज थे वो 17% इंक्रीज कर गए हैं। सोनिकॉर्न्स के अंदर ये नंबर 30% है, क्योंकि सोनिकॉर्न्स को ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए, क्योंकि वो एक यूनिकॉर्न अभी बना नहीं है, मतलब उसको भी काफी ग्रो करना है, तो यहाँ पे उसको बड़ा नंबर चाहिए, तो 30% उनका एडिशन हुआ है। तो ये हमने समझ लिया। इसके अंदर अगर आपको ये समझ में आ रहा हो 65,000, अगर आपको लग रहा हो कि काफी कम एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको इसके कॉन्ट्रास्ट में समझना पड़ेगा कि टाटा मोटर्स आपको जरूर से पता होगी, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने टोटल हायर कर रखे हैं 75,000 एम्प्लॉयज सिर्फ। मतलब अगर आप 65,000 देखें तो सारे स्टार्टअप से मिला के हायर किए हैं, और टाटा मोटर्स से 75,000 अकेले हायर कर रखे हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर कई बार आपको कॉन्ट्रास्ट से बात अच्छे समझ में आती है। तो हमने समझ लिया मॉडर्न। अभी लास्ट न्यूज़ है फर्स्ट पेज के अंदर, मॉडर्ना ऑफर लीगल इंडेमनिटी बट विद राइडर्स। तो इंडेमनिटी क्लॉज होता है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर कोई बाहर की कंपनी है, मान लो वैक्सीन या कुछ मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही है, तभी ज्यादा होता है। इसके अंदर क्या है कि जैसे बाहर की कोई मेडिसिन वाली कंपनी है, वो हमारी जो उसके बाद एक काफी स्पेसिफिक मैगजीन है, मतलब मेडिसिन है,
तो वो मान लो इंडिया के अंदर लाना चाह रही है, इंडिया में आपको थोड़ा सा इसके अंदर ड्रॉ कर लिया, इंडिया यहाँ पे लाना चाह रही है लेट्स सपोज, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, मान लो तो वो इंडिया के अंदर लाना चाह रही है, पर वो रिस्की है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसकी मेडिसिन फेल कर जाती है, यानी कि कुछ एडवर्स इफेक्ट्स उसके हो जाते हैं, जनरली नहीं होते बट मान लो अगर कुछ जैसे आपका क्लाइमेट की वजह से, चेंजेस की वजह से, इंडिया के अंदर हॉट क्लाइमेट ज़्यादा है, मान लो यहाँ ज़्यादा आपकी कोल्ड क्लाइमेट में डील करती है, तो इसकी वजह से अगर मान लो कुछ आपकी दुर्घटना घट जाती है, यानी एडवर्स कुछ कंडीशन हो जाती है, तो उसकी वजह से वो जो कि कंपनी के ऊपर केस ना करे, इसका क्लोज होता है इंडेमनिटी। वो क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस भी कंट्री के अंदर जा रही है बेसिकली वो गवर्नमेंट, वो क्या करेगी, आपकी जो आपकी मॉडर्ना कंपनी जैसे यहाँ पर, उसको इंडेमनिटी प्रोवाइड करेगी कि अगर आपके ऊपर कोई भी केस होता है, यानी कि आपकी कोई भी वैक्सीन खराब निकलती है, आपकी कोई भी मेडिसिन एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, तो उसका ब्लेम आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जाएगा, ना कि आपकी मॉडर्ना या जो भी कंपनी है उसके ऊपर जाएगा। तो ये होता है बेसिकली इंडेमनिटी का क्लॉज। ये इसलिए दिया जाता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इंडिया के अंदर आ सके, और या फिर अगर कोई जरूरी रिक्वायरमेंट हो तो वो कंपनी कम से कम आ सके इंडिया के अंदर। तो ये होता है इंडेमनिटी का क्लॉज। अभी क्या हुआ है, मॉडर्ना कंपनी आपको पता ही होगा वैक्सीन प्रोड्यूस की है इन्होंने काफी बढ़िया, मॉडर्ना कंपनी को इंडेमनिटी प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे बट विद राइडर्स का मतलब है कि अभी हुआ नहीं है कुछ अप्रूव, अभी हम देखते हैं बट विद राइडर्स का सही से मतलब इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका इंडियाज ड्रग कंट्रोलर गेव गो अहेड टू इंपोर्ट वैक्सीन थ्रू सिप्ला। तो सिप्ला के थ्रू से मतलब बेसिकली मॉडर्ना से पहले सिप्ला में आएंगी, सिप्ला इंडिया की कंपनी है, तो यहाँ सिप्ला से पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई की जाएंगी। तो यहाँ पे मॉडर्ना सिप्ला के थ्रू इसलिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर इंडियाज ड्रग कंट्रोलर, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा CCDS बेसिकली होता है इसके अंदर। तो ये क्या होता है, इन्होंने अप्रूव कर दिया गया, गो हेड का मतलब होता है कि आप कर लो, ठीक है, इंडेमनिटी प्रोवाइड कर दो सिप्ला के थ्रू इस वैक्सीन को लेके आने की इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मॉडर्ना वैक्सीन इज बीइंग यूज्ड इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान अंडर कोवैक्स फैसिलिटी। तो आपकी जो नेबरिंग कंट्री है मतलब इंडिया की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी यूज की जा रही है मॉडर्ना वैक्सीन। तो हमने समझ लिया इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या है, बट विद राइडर्स का मतलब थोड़ा सा रह गया था। बट विद राइडर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इफ बोर्ड अप्रूव्स कंपनी विल इनिशियली सेंड 7 मिलियन डोजेस टू इंडिया। तो बोर्ड अप्रूव्स, यहाँ पे बट विद राइडर्स का मतलब यही है कि बोर्ड अप्रूव्स, मतलब बोर्ड किसका, आपकी मॉडर्ना जो कंपनी है, अगर उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD आपने एक टर्म सुनी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर देता है, तब वो आपके 7 मिलियन डोजेस को सेंड करेंगे इंडिया के अंदर। तो हमने समझ लिया इसके अंदर पूरा ऑलमोस्ट हमारा जो है कवर्ड है। तो फर्स्ट पेज हमारा जो कवर्ड है। अब इसके अंदर आगे चले तो प्रोपोलिटिक्स सेक्शन होता है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती है, मैं आपको डेली बेसिस पे बताता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, आपके जैसे किसी CM ने क्या कहा, कि PM ने क्या कहा, ऐसे किसी मजिस्ट्रेट ने क्या कहा, तो वो इसके अंदर रहते हैं, तो आप उसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं डेली बेसिस पे। इसके डेली बेसिस पे 2 पेजेस आते हैं, तो आज भी इसके अंदर 2 पेजेस हैं, सेकंड और थर्ड, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे तो कंपनीज पॉजिटिव प्रॉफिट का सेक्शन है, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, बट आज इसके अंदर मेनली एड्स हैं। यहाँ पे देखेंगे आप काफी ऑलमोस्ट 2/3 इसके अंदर एड्स वगैरह हैं। तो इसके अंदर जो मेन न्यूज है सबसे ज्यादा, और ये भी आप देखेंगे तो इसके अंदर भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर कर्नाटका की हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के MD के ऊपर एक और केस कर दिया है, क्योंकि इन्होंने न्यू IT रूल से भी कंप्लाई नहीं किया है। अगर आप 2-3 दिन से वीडियो देख रहे हैं तो ये ऐसे होते रहते हैं, तो इसके अंदर ऐसा ये कोई मेजर न्यूज नहीं है। तो आप देखेंगे फेसबुक टेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू कंप्लाई विद IT रूल्स, अजित मोहन। तो ये काफी बड़ी न्यूज है। इसके अंदर क्या हुआ है, अजित मोहन कौन है ये समझते हैं पहले। अजित मोहन है आपके FB इंडिया के MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं FB इंडिया के। तो यहाँ पे FB का मतलब आपको पता होगा फेसबुक है। इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर जो फेसबुक ने अभी कंप्लाई नहीं किया IT रूल्स के अंदर, क्योंकि बेसिकली IT रूल्स के अंदर जितना पहले बताया था उससे कंप्लाई कर लिया, बट अभी आपने फर्स्ट न्यूज के अंदर देखा था कुछ इसके अंदर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, PCT में प्रपोज चेंजेस। तो यहाँ पे प्रपोज चेंजेस किए गए हैं, उससे अभी कैसे कंप्लाई कर ले, तो उससे कंप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप्स ये ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है, अजीत मोहन ने बोला है यहाँ पे, ये आपके FB के इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हमने देख लिया, इंडिया विल रिमेन एन इनोवेशन क्रूकेबल फॉर फेसबुक टू फॉर प्रोडक्ट्स लाइक रील्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनोवेशन क्रूकेबल है। ये बेसिकली एक ऐसी जगह होती है या ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप नई नई इनोवेशन या कंपनी नई नई इनोवेशन अपनी टेस्ट करके देखती है कि वो अच्छे चल रही है, परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही। तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपकी इंडिया कितनी इंपॉर्टेंट है इन कंपनी के लिए। तो हम समझ लिया इसके अंदर। और आगे चले तो हमारा ऑलमोस्ट कवर्ड है। कोविड-19 पैक का न्यूज़ होता है, आपको नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, इसको हम पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो हमने कर लिया इसके अंदर। आगे चले तो ETN होती है, तो इसको आप देखेंगे सॉवरेन सिक्योरिटीज। इससे पहले हम ये वाली पढ़ते हैं, RBI अनवील्ड द न्यू बेंचमार्क पेपर ड्रॉज स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। तो न्यू बेंचमार्क पेपर का मतलब है आपका RBI ने नए बॉन्ड्स निकाले हैं। बॉन्ड्स का मतलब आपका
तो आरबीआई ने नए बॉन्ड निकाले हैं। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जीएस लिखा हुआ है। जीएस का मतलब यही होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि आरबीआई के बॉन्ड्स निकलते हैं हर साल पहले ही। उसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई ने जैसे प्रपोज करती है कुछ अमाउंट, जैसे आज के इस टाइम पे है 14,000 करोड़ ये प्रपोज करिए कि अपने बॉन्ड्स के थ्रू रेज करिए। आरबीआई के बॉन्ड्स बहुत सिक्योर होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और आपका प्रिंसिपल भी ड्यू अमाउंट के अंदर, ड्यू टाइम के अंदर पे हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका ऑप्शन निकला था। ऑप्शन निकलने के बाद इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की है। यहाँ पे 14,000 करोड़ की इन्होंने ऑफरिंग दी थी कि इतने बॉन्ड्स ऑफर करना चाह रहे हैं, बट इन्वेस्टर्स ने उसको बढ़ा करके 28,428 करोड़ की ऑफरिंग दे दी कि मतलब इतना आप हमसे ले सकते हो। तो ये इतना बता दिया, पर सीधी सी बात है रेस तो आपके 14,000 करोड़ ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर यील्ड कट ऑफ मतलब इतना इंटरेस्ट रिपेमेंट करेंगे 6.10%, 6.10 बोलना चाहिए वैसे, 6.10% वो आपका इंटरेस्ट देगी इसके ऊपर, जो आपका 14,000 करोड़ का इन्होंने बॉन्ड्स इशू किए हैं। तो अब इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट चलता है, सोवरेन सिक्योरिटीज का मतलब होता है जो गवर्नमेंट इशू करे, ऑफरिंग 25 बेसिस पॉइंट्स, मतलब कि 0.25% का ज्यादा इंटरेस्ट पे किया इन्होंने पिछली बार से। अब यहाँ पे क्या हुआ है, गेट मोर देन डबल द बिड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट मोर देन डबल द बिड्स बोला हुआ है, ये हमने समझ लिया। 14,000 का इन्होंने बोला था, 28,000 आ गए, तो इसका मतलब डबल द बिड्स हो गया कि आप जितना रेस करना चाह रहे हैं, अगर आप 1 रुपी रेस करना चाह रहे हैं तो लोग आपको 2 रुपए देने के लिए तैयार है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने थोड़ा सा इसके अंदर समझ लिया। IPO is still a big draw. Clean Science, GR Infra get a strong response. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लीन साइंस का IPO और GR Infra, GRIL का IPO, आपने ग्रेल सुना होगा इसके अंदर। तो इसका IPO जो दोनों ही कंपनीज का IPO 7 का जो टोटल IPO आपका 7 से 9 जुलाई तक ओपन था। अब इनके अंदर क्या हुआ है, क्लीन साइंस इशूज सब्सक्राइब्ड 96 टाइम्स और आपका GR Infra का 105 टाइम्स। तो हमने समझ लिया डबल, यहाँ पे डबल टाइम्स है, यहाँ पे ऐसी है 100 टाइम्स के अप्रोक्सीमेटली दोनों सब्सक्राइब हुए हैं। यानी कि अगर ये 1 रुपी रेस करना चाह रहे थे तो इनको 100 रुपीज दिए गवर्नमेंट आपके पीपल ने, मतलब 100 रुपीज देना चाह रहे हैं लोग। तो इन्होंने समझ लिया इसके अंदर। और रिटेल इन्वेस्टर का भी काफी अच्छा शेयर है। रिटेल इन्वेस्टर से जितना रेस करना चाह रहे थे, मान लो 10 रुपीज रेस करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे 10 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हुए। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर भी कह रहे हैं कि हमसे 100 रुपए ले लो हम अपनी कंपनी के लिए। तो ये बेसिकली इस टाइम बहुत ज्यादा बूम चल रहा है मार्केट के अंदर। तो ये बेसिकली इसको दर्शाता है कि कितना मतलब बड़े एक्सटेंट पे मार्केट हमारा अच्छा चल रहा है। MobiKwik plans to raise up to 300 million, set to file a DRHP। तो यहाँ पे DRHP का बेसिकली मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये होता है बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, ये आपको सेबी के साथ, यानी जिस कंपनी है उसको सेबी के साथ फाइल करना होता है अगर उसको अपना IPO लेके आना होता है तो। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, IPO अगर लेके आना होता है तो आपके सेबी के साथ इसको फाइल करना पड़ता है। तो ये होता है MobiKwik, आपको पता होगा कंपनी है, पेमेंट वॉलेट की कंपनी है, सब कुछ है। इसके अंदर ये रेज करिए 300 मिलियन रेज करना, और ये मतलब सेट टू फाइल है DRHP, यानी कि DRHP के अंदर ये फाइल करने की प्लानिंग करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सेट टू फाइल है DRHP विद कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर। कैपिटल मार्केट्स का रेगुलेटर का मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है सेबी। मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो DRHP होता है सेबी के साथ फाइल होता है। तो हमने समझ लिया इसके अंदर। और यहाँ पे इनका टोटल रेस करना चाह रहे हैं 250 to 300 मिलियन। यहाँ पे 300 मिलियन इसलिए लिखा है क्योंकि अपर लिमिट है, तो ज्यादा रेस करेंगे क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा बूम चल रहा है मार्केट के अंदर। तो हमने समझ लिया इसके अंदर। आगे चलो, ब्रोकरेज इज बुलिश ऑन TCS, एडवाइस बाइंग ऑन डिक्लाइंस। तो यहाँ पे ब्रोकरेज का मतलब है कुछ फर्म्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, बहुत बड़े एडवाइजर हो गए आपके, मतलब बिल्कुल फाइनेंस के अंदर जो एक्सपर्ट पीपल हैं वो बैठे होते हैं। तो इसके अंदर जैसे आपको नाम बताऊं, कुछ क्रेडिट सूस आपने नहीं सुनोगे, CLSA भी नहीं सुना होगा आपने, एडलवाइज आपने हो सकता है सुना हो, मोतीलाल ओसवाल आपने जरूर से सुना होगा, इंडिया की कंपनी है, IIFL आपने सुना हो सकता है। तो इसके अंदर ये कुछ कंपनीज हैं, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, बुलिश ऑन TCS, मतलब ये कह रहे हैं, बुलिश का मतलब होता है कुछ भी कि आप बाय करें, यानी कि उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। ये बुलिश मतलब जो जहां पे भी बुलिश लिखा हो वो बेसिकली मतलब होता है कि आप मान रहे हैं कि वो ज्यादा ऊपर जा सकता है प्राइस। जैसे ऐसी दूसरी टर्म चलती है बेयरिश का मतलब होता है आप मान रहे हैं कि वो उसका प्राइस नीचे जा सकता है जो भी चीज का है। तो ऐसी दूसरी टर्म चलती है, हमने समझ लिया इसके अंदर। और आगे चले तो बुलिश ऑन TCS, यानी कि ब्रोकरेजेस ये कह रही हैं कि वो बुलिश हैं बेसिकली TCS पर, कि आपको TCS के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा उसका प्राइस बेसिकली ऊपर जा सकता है। यहाँ पे बोला एडवाइस बाइंग्स ऑन डिक्लाइंस, कि बेसिकली आपको पूरे दिन मार्केट चलता रहता है, तो किसी भी शेयर प्राइस आपका सीधा ऊपर नहीं जाता, ऐसे किसी भी शेयर प्राइस का पैटर्न नहीं रहता। ऐसे क्या, ऐसे भी नहीं रहता किसी शेयर का प्राइस का पैटर्न सीधा ऊपर नीचे, कोई भी सीधा ऊपर कोई भी पैटर्न बेसिकली नहीं जाता। वो हर शेयर प्राइस आपको थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हर शेयर प्राइस के अंदर कुछ बायर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं जो आपका इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट निकालते रहते हैं। तो आपका जो शेयर है वो ऊपर नीचे जाके ही सीधा ऊपर जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आपका शेयर प्राइस यहाँ ऊपर चले गया, बट आपका डायरेक्टली ऊपर नहीं गया, आपको ऊपर नीचे होता रहा, फिर आपका ऊपर एट लास्ट पहुंच गया। तो ये इससे होता है आपका, तो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली डिक्लाइन पे बाय करो, यानी कि जब थोड़ा सा भी गिरे, मान लो ये जितना इतना गिरा, तो यहाँ पे आपने परचेज कर लिया, या ऐसे जो डिक्लाइन के पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर आपने परचेज करना चाहिए TCS को। ये ब्रोकरेजेस बेसिकली कह रही है। तो हमारा जो ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर कवर्ड है, इसके आगे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि क्या क्या है, थोड़ा ब्रेकिंग आइडियाज। यहाँ पे पहले न्यूज़ इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके अंदर ब्रेकिंग आइडियाज यहाँ पे आपके पूरे एडिटोरियल्स हैं। अगर आप कैट वगैरह की प्रिपरेशन करें तो आपको ये पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पे। तो हमने ये इसके अंदर 3 एडिटोरियल्स आ जाए हैं, काफी अच्छे एडिटोरियल होते हैं इसके अंदर, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
और आगे देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस यूज नहीं है। इसके अंदर जैसे कि बाइडन ने क्या कहा, चाइना के अंदर क्या क्या, वो इसके अंदर रहता है। तो अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से काम नहीं है, जैसे लास्ट में तो स्पोर्ट्स ही आ गया, तो आपको ये एंटरटेनमेंट बेसिकली होता है, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसके और लास्ट सेक्शन आपका सैटरडे फीचर का, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती है। इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलते हैं, जैसे राजा बनर्जी है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये दार्जिलिंग को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये बता रहे हैं। तो इसके अंदर आप ये चाहें तो पढ़ सकते हैं। और दैट्स इट, हमारा जो न्यूज़पेपर है वो कवर्ड है। और जब टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, उसके अंदर क्या है कि डेली फाइनेंशियल हम क्विज चलाते हैं। अगर जैसे मैंने आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बताया है, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो उसके अंदर आज क्विज आएंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और साथ ही साथ अबाउट सेक्शन के अंदर, दोनों जगह मिल जाएगा। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।